कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक महासागर के जमे हुए जानलेवा समंदर से, जहां कैप्टन एंडरसन और उनके साथियों का जहाज इस खौफनाक ठंड में बर्फ के बीच बुरी तरह फंस चुका है। कैप्टन एंडरसन अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करते हुए चिल्लाते हैं कि उन्हें हर हाल में जल्द से जल्द इस बर्फ को काटकर रास्ता बनाना होगा ताकि वे नॉर्थ पोल के खोजी मिशन को पूरा कर सकें। सब लोग जी जान से काम में जुट जाते हैं और रात हो जाती है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई कैप्टन को एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि यहां से करीब 2 मील की दूरी पर भीषण आग लगी हुई है। कैप्टन एंडरसन तुरंत अपने कुछ जाबाज साथियों को लेकर उस आग वाली जगह पर पहुंचता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद कुत्ते बिल्कुल सुरक्षित थे, तो फिर ये इतना सारा खून आखिर किसका था? तभी उन्हें बर्फ पर एक बुरी तरह चोटिल अधमरा आदमी दिखाई देता है। उसके शरीर के जख्मों को देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी भालू या जंगली जानवर का हमला नहीं है, बल्कि किसी बेहद खूंखार जीव ने उसे इस हाल में पहुंचाया है। जब वे उसे उठाते हैं तो देखते हैं कि उस अजनबी का एक पैर भी नकली है। अभी वे इस रहस्य को समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक अंधेरे को चीरती हुई उस बेहद खतरनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक दहाड़ सुनाई देती है। बिना एक पल गवाए वे उस घायल अजनबी को उठाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वापस अपने जहाज की तरफ पागलों की तरह भागने लगते हैं। वे सभी सैनिक अपनी बंदूकें तान कर मुस्तैद हो जाते हैं। तभी वो दरिंदा सीधा उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कप्तान एंडरसन आदेश देते ही सैनिक उस पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देते हैं। गोलियां उसके शरीर के पार हो रही थी, वो जख्मी भी हो रहा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। वह बिना किसी परवाह के गोलियों की बौछार के बीच उनकी तरफ कदम बढ़ाता रहा। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी डर जाते हैं। जो भी सैनिक सामने आता है वो उसे एक आखिरी रास्ता और आखिरी गोली बची थी। कप्तान एंडरसन अपनी बंदूक का निशाना उस बर्फ की परत पर लगाता है जिस पर वो खड़ा था, जिसके कारण बर्फ टूटने लग जाती है और वो भयानक जीव सीधा आर्कटिक सागर की अनंत बर्फीली गहराइयों में नीचे डूब जाता है। फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे अब सब कुछ ठीक हो चुका हो। कैप्टन एंडरसन उस घायल अजनबी को दवा देकर बताता है कि वो डेनिश आर्मी के जहाज की सुरक्षा में मौजूद है। वो अजनबी डरकर पूछता है, उसने कितने लोगों को मारा? कैप्टन ने कहा, 6। वो आदमी दहशत में चिल्लाया, वो दोबारा आएगा और सबको मार डालेगा जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं कर देते। एंडरसन ने उसे तसल्ली दी कि वो पानी में डूबकर मर चुका है, पर वो आदमी पागलों की तरह चीखा, नहीं नहीं, वो मरता नहीं, वो वापस आकर सबको खत्म कर देगा, इसलिए जब वो आए तो मुझे उसके हवाले कर देना। एंडरसन ने हैरान होकर पूछा, कौन है वो शैतान? किस हैवान ने बनाया उसको? तब उस अजनबी ने अपना नाम बताया, विक्टर फ्रैंकस्टाइन। यहां से विक्टर अपनी कहानी सुनाता है। वो बचपन में अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जो उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसके पिता एक शाही खानदान से थे और एक बड़े सर्जन भी थे। पिता ने उसकी माँ से शादी सिर्फ भारी दहेज के लिए की थी, ताकि वे समाज में अपना डूबता हुआ रुतबा और इज्जत बचा सके। पिता ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, लेकिन जब भी आते तो सब उनकी उंगलियों के इशारों पर नाचते थे। बस उनकी गैर मौजूदगी में ही माँ सिर्फ विक्टर की हुआ करती थी। खाना खाते समय विक्टर के पिता उसकी माँ को खाना देते हैं, क्योंकि वो गर्भवती थी। उन्हें माँ की कोई फिक्र नहीं थी, वे बस होने वाले बच्चे के लिए ये सब कर रहे थे। विक्टर अक्सर अपने माता पिता को लड़ते हुए सुनता था, जिससे उसे माँ की बहुत चिंता होती थी। पिता को विक्टर और उसकी माँ फूटी आंख नहीं सुहाते थे। पिता को उनके काले बाल और गहरी काली आंखें बिल्कुल पसंद नहीं थी। पिता विक्टर को भी अपने जैसा महान सर्जन बनाना चाहते थे, इसलिए वे उससे डॉक्टरी और बायोलॉजी के कड़े सवाल पूछते थे। जवाब गलत होने पर वे बहुत सख्त हो जाते। वे उसके हाथों पर छड़ी नहीं मारते थे, क्योंकि वे इन हाथों को सर्जरी की कला के काबिल बनाना चाहते थे, बल्कि सीधे मुंह पर छड़ी मारते थे। उनके लिए प्यार जैसी कोई चीज नहीं थी, वे बस अपनी इज्जत को ऊंचा रखना चाहते थे। एक दिन विक्टर अपनी माँ के साथ ताश खेल रहा था, तभी माँ के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। वो बिल्कुल घबरा गया था, जबकि पिताजी जल्दबाजी में उन्हें कमरे के अंदर ले गए। लेकिन अफसोस, माँ बच नहीं पाई और उनकी मौत हो गई, और उसे अपनी माँ को शाही कब्र में दफन होते देखना पड़ा। माँ के जाने के बाद विक्टर बिल्कुल अकेला हो गया, जैसे उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया हो। हालांकि माँ के पेट में पल रहा उसका छोटा भाई बच गया, जिसका नाम विलियम रखा गया। पिता विलियम से बहुत प्यार करते थे, जबकि विक्टर उनके लिए सिर्फ अपनी इज्जत बढ़ाने का एक जरिया था। एक दिन विक्टर ने गुस्से में पिता से पूछा, आप इतने महान सर्जन हैं, फिर भी आपने माँ को जानबूझकर क्यों मरने दिया? पिता ने जवाब दिया, नहीं, मौत को आज तक कोई नहीं हरा सका विक्टर।
तब विक्टर ने ठान लिया, अगर ऐसा है तो मैं मौत को हराकर दिखाऊंगा और सबसे महान सर्जन बनूंगा। उसी दिन से जैसे विक्टर की जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया था, मौत को हराना। वर्तमान में हम देखते हैं कि वो खौफनाक दरिंदा था। इधर जहाज के अंदर विक्टर अपनी कहानी जारी रखते हुए बताता है कि कुछ समय बाद बागानों में लगी भीषण आग और बगावत के कारण उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया था। सिर्फ उनकी शाही हवेली ही बची थी। इसी बीच उसके पिता का भी निधन हो गया और उन्हें भी शाही ताबूत में दफना दिया गया। पिता की मौत के बाद उसका छोटा भाई विलियम वियना में कुछ रिश्तेदारों के पास चला गया, जबकि विक्टर लंदन होते हुए एडिनबर्ग पहुंचा और कई सालों तक वहां डॉक्टरी की पढ़ाई की। सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी के एक बड़े हॉल पर, जहां विक्टर फ्रैंकस्टाइन सबके बीच खड़ा होकर एक दमदार भाषण दे रहा है। वो कहता है, हम पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान की मर्जी है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिसे हम रोक सकते हैं। वो अपनी जेब से एक इलेक्ट्रिकल चार्ज सीरम निकालता है और कहता है कि इंसान हमेशा के लिए मौत को मात दे सकता है। ये सुनकर सभी तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन वहां मौजूद प्रोफेसर उसे टोकते हैं और कहते हैं कि मौत निश्चित है, इसे बदला नहीं जा सकता। चुनौती मिलते ही विक्टर एक लाश का ऊपरी कंकाल दिखाता है। वो सबके सामने उस मरे हुए आदमी में अपना सीरम इंजेक्ट करता है। सीरम अटैच होते ही वो कटा हुआ मुर्दा अचानक जिंदा होकर हिलने लगता है। विक्टर समझाता है कि ये कोई साधारण हरकत नहीं, बल्कि एक नई जैविक संरचना है जो बिल्कुल असली जीवन की तरह काम कर सकती है। प्रोफेसर इसे सिर्फ एक वैज्ञानिक जादू या धोखा मानते हैं। तब विक्टर उस जिंदा कंकाल की तरफ एक सेब फेंकता है और वो हाथ से उसे पकड़ लेता है। विक्टर साबित करता है कि यह ढांचा बातों और हरकतों पर रिएक्ट कर रहा है। वो सबको एक नए भविष्य के सपने दिखाता है जहां मौत नाम की कोई चीज नहीं होगी। वो कहता है कि इस पर और रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर भड़क जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, ये अपवित्र है, ये पाप है और एक बहुत ही घिनौनी हरकत है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये सुनकर विक्टर गुस्से में यूनिवर्सिटी हॉल में चिल्ला पड़ता है, भगवान कभी तुम्हारी मौत टालने नहीं आएगा। अगर मौत को हराना है तो हमें खुद कुछ करना होगा। इन जाहिल बुड्ढों की बातें मत सुनो। दुनिया में एक नई वैज्ञानिक क्रांति आनी चाहिए और उसके लिए हमें हर सवाल का जवाब ढूंढना होगा। इस भाषण के बाद यूनिवर्सिटी में मौजूद एक अमीर बिजनेसमैन हेनरिक हैडलर विक्टर की बातों से काफी प्रभावित हो जाता है। वो विक्टर को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। विक्टर बिना वक्त गवाए सीधे उस मीट मार्केट में पहुंचता है, जहां हेनरिक उसे अपनी एक सीक्रेट प्रयोगशाला में ले जाता है। ये लैब इंसानी जीवन की संरचना को समझने के लिए ही बनाई गई थी। वहां हेनरिक विक्टर को बताता है कि विक्टर का छोटा भाई विलियम जल्द ही यहां अपनी मंगेतर से मिलने आने वाला है और इत्तेफाक से वो मंगेतर कोई और नहीं बल्कि हेनरिक की अपनी भतीजी एलिजाबेथ है। हेनरिक उसकी फोटो दिखाते हुए कहता है कि वो एक बहुत प्यारी बच्ची है जिसने अभी अभी अपना कॉलेज पास किया है। इसके बाद हेनरिक सीधे मुद्दे पर आता है। वो कहता है कि उसे नए जीवन को बनाने और मौत को मात देने जैसे वैज्ञानिक मुद्दों में काफी दिलचस्पी है। हेनरिक पूछता है, क्या सच में मरे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नया और जिंदा इंसान बनाना मुमकिन है? वो विक्टर के टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है कि जो कंकाल उसने यूनिवर्सिटी में जिंदा करके दिखाया वो वाकई लाजवाब था। विक्टर का ये हुनर बेकार न जाए इसलिए हेनरिक उसका साथ देने का फैसला करता है। वो कहता है, कल मैं विलियम को अपने घर बुला रहा हूं, तुम भी वहां आओ। हम एक ऐसी डील करेंगे जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। अगले दिन विक्टर पूरी तरह तैयार होकर हेनरिक के घर पहुंचता है। वहां हेनरिक एक लड़की के साथ शूटिंग कर रहा होता है। उसे मेमेंटो मोरी यानी मौत और कला से जुड़ी तस्वीरें खींचने का शौक था। विक्टर वहां पहुंचकर अपनी सबसे कीमती प्रोजेक्ट फाइल हेनरिक के सामने रखता है, जिसमें एक नया जीवन बनाने का पूरा तरीका दर्ज था। लेकिन हेनरिक भी कोई नौसिखिया नहीं था। वो विक्टर को टोकते हुए कहता है कि यूनिवर्सिटी में जो कंकाल जिंदा हुआ था वो सिर्फ अस्थायी था, जो नर्वस सिस्टम में कुछ समय के लिए ऊर्जा डालने की वजह से हिला था। दरअसल हेनरिक खुद पहले आर्मी में एक छोटा मोटा सर्जन रह चुका था और अब हथियारों के बिजनेस से खूब पैसा छाप रहा था। बातचीत के दौरान हेनरिक ईवली टेबल्स का जिक्र करता है। ये 4 लकड़ी के तख्तों पर बनी एक ऐसी संरचना थी जहां शरीर की एक एक नस और नर्वस सिस्टम की हर बारीक कलाकृति को दिखाया गया था। हेनरिक बताता है कि इसका एक असली और बेहद दुर्लभ नमूना उसके पास भी मौजूद है, जिसमें परत दर परत चमड़ी को निकालकर लकड़ी से चिपकाया गया है। ये चीज विक्टर के प्रोजेक्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। इसके जरिए वो शरीर के पिछले हिस्से से सीधे ऊर्जा ट्रांसफर कर सकता था, जिससे किसी भी जख्म को तुरंत भरा जा सकता था और मरे हुए शरीर में जान फूकी जा सकती थी।
हेनरिक विक्टर के सामने एक खुली पेशकश रखता है। वो इस रिसर्च के लिए जितना चाहे उतना पैसा और संसाधन देने को तैयार है, बशर्ते भविष्य में जब हेनरिक को कुछ चाहिए होगा तो विक्टर को वो देना पड़ेगा। विक्टर इस बेशकीमती ऑफर को देखकर दंग रह जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं इस डील के बारे में जरूर सोचूंगा। विक्टर की अपने भाई विलियम से करीब 6 साल यूनिवर्सिटी जाने के बाद के लंबे समय के बाद मुलाकात होती है। विलियम अपनी मंगेतर एलिजाबेथ से विक्टर को मिलवाता है। एलिजाबेथ वाकई बला की खूबसूरत, शालीन और तेज दिमाग लड़की थी, जिसे देखते ही उसकी बुद्धिमानी साफ झलक रही थी। इसके बाद वे सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और बातों का सिलसिला शुरू होता है। विलियम, जो कि स्वभाव से बेहद शांत और शरीफ इंसान था, वो विक्टर से कहता है, तुम्हें यूनिवर्सिटी से इस तरह बगावत करके नहीं निकलना चाहिए था, वहां तुम्हारा करियर अच्छा हो सकता था। लेकिन विक्टर तो सीधी और कड़क बात करने वाला इंसान था। उसने दो टूक जवाब दिया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वो तो एक महान खोज पर काम कर रहा है। बातों बातों में विलियम कहता है, बचपन से ही विक्टर तुम्हारा स्वभाव ऐसा रहा है कि तुम सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हो। तुम्हारी इस दीवानगी के आगे ना जाने कितनी बार मुझे चुप रहना पड़ा है। विक्टर के पिता चालाक सर्जन थे, लेकिन विक्टर उनसे भी 2 कदम आगे निकलना चाहता था। विक्टर कहता है, चुप रहने में कोई मजा नहीं है, वो भी तब जब मेरे पास मौत को मात देकर एक नए इंसान को जिंदा करने की काबिलियत हो। यह सुनते ही एलिजाबेथ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाती है। विक्टर को यह बात चुभ जाती है। वो सीधे एलिजाबेथ की आंखों में देखकर पूछता है, क्या मेरा यह महान सुझाव तुम्हें कोई मजाक या गलती लगता है? जरा अपनी बातों पर रोशनी डालो। माहौल में थोड़ा तनाव देखकर हेनरिक तुरंत विलियम को कहता है, चलो विलियम, इन्हें आपस में बात करने दो, हम जरा बाहर टहल कर आते हैं। दोनों के बाहर जाते ही एलिजाबेथ कहती है, इज्जत, देशभक्ति और बहादुरी, ये वो खोखले शब्द हैं जिनके फेर में पड़कर आम उन्हें जंग में भेजने वाले अमीर नेता और हुक्मरान अपने मखमली बिस्तरों पर आराम फरमाते हैं। इतिहास गवाह है विक्टर, इतिहास में जब भी किसी ने बड़े और महान विचार पैदा किए हैं, उसका अंजाम सिर्फ तबाही और बेवकूफी ही साबित हुआ है। एलिजाबेथ की ये तीखे शब्द सीधे विक्टर के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। उसके लिए विक्टर भी उन्हीं बेवकूफों की तरह था जो एक विनाशकारी विचार के पीछे भाग रहा है। उस दिन एलिजाबेथ की इन बातों से विक्टर को ही सोचने पर मजबूर हो गया कि जो उसका मकसद है, क्या वो बेमतलब है? विक्टर कैप्टन को बता ही रहा होता है कि शतरंज के खेल में असली लड़ाई सामने वाले से नहीं बल्कि खुद से होती है। तभी अचानक डेक पर शोर शराबे की आवाज आती है। एक सैनिक कैप्टन एंडरसन को तुरंत बाहर ले जाता है और बताता है कि चौकीदार ने उस खतरनाक जीव को जहाज के चक्कर काटते हुए देखा है। वो दरिंदा अभी भी आसपास मंडरा रहा है। सभी घबराए हुए सैनिक कैप्टन को सलाह देते हैं कि उन्हें उस अजनबी विक्टर को तुरंत जहाज से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वह मुसीबत की जड़ है। लेकिन कैप्टन उनकी बात नहीं मानता और विक्टर की सुरक्षा करने का फैसला करते हुए वापस कमरे में आकर उसकी कहानी सुनने लगता है। विक्टर बताता है कि कुछ हफ्तों बाद वो हेनरिक और विलियम के साथ हार्लेंडर चैनल पार करके वार्डुट्स के पास एक झील पर गया। वहां किनारे पर एक विशाल टावर था, जिसे कभी झील के पानी को साफ करने के लिए बनाया गया था, लेकिन युद्ध के कारण काम बीच में ही रोक दिया गया था। हेनरिक बताता है कि ये वो जंग नहीं है जो अभी। विक्टर से अनजाने में एलिजाबेथ कहती है कि उसने कुछ गलत किया नहीं है, बस किसी के बारे में बहुत गलत सोचा है। विक्टर बदलती हुई आवाज में पूछता है, किसके बारे में बेटी? तो उसने कहा कि अपने मंगेतर के भाई के बारे में। विक्टर जिज्ञासु होकर पूछता है, क्या सोचा है? कोई हवस या वासना? एलिजाबेथ 2 टूक जवाब देती है, नहीं, नफरत। विक्टर हैरान होकर पूछता है, नफरत? क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? मतलब उसने? एलिजाबेथ ने बताया, वो इंसान अपने आसपास की हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वो खुद को बहुत समझदार दिखाता है, जो कि वो असल में है नहीं। मैं उसकी असलियत को परख सकती हूँ, वो भीड़ में बिल्कुल अलग दिखाई देता है। विक्टर को तुरंत समझ आ जाता है कि एलिजाबेथ को पहले ही पता चल गया था कि फादर की जगह यहाँ वो है। वे दोनों पास के एक होटल में मिलते हैं। एलिजाबेथ मुस्कुराकर कहती है कि उसने चर्च में आने से पहले ही उसे देख लिया था। वहां एलिजाबेथ विक्टर को अपनी एक बहुत पुरानी और खास किताब दिखाती है, जिसमें उसने दुनिया के अलग अलग अजीबोगरीब जीवों और प्रकृति के रहस्यों के बारे में लिखा था। वो बताती है कि उसे बचपन से ही एक ऐसी चीज की तलाश है जो बिल्कुल पवित्र हो, जिसमें कोई मिलावट या पाप न हो। विक्टर पूछता है, अच्छा तो क्या तुम्हें चर्च में वो पवित्र चीज मिली? एलिजाबेथ गहरी सांस लेकर कहती है, अब क्या फर्क पड़ता है। उसी वक्त होटल के हॉल में म्यूजिक बजता है और लोग डांस करने लगते हैं। विक्टर आगे बढ़कर एलिजाबेथ को अपने साथ डांस करने का ऑफर देता है। एलिजाबेथ थोड़ी हिचकिचाकर कहती है, शायद हमारे लिए ये करना गलत होगा। तो विक्टर उसके ही शब्दों को दोहराता है,
क्या फर्क पड़ता है। उस रात उस खूबसूरत लड़की के साथ डांस करते हुए विक्टर फ्रैंकेस्टाइन को पहली बार जिंदगी मौत से ज्यादा दिलचस्प लगने लगी। विक्टर कई दिनों तक अपनी लैब में उन मुर्दा लाशों के साथ नर्वस सिस्टम में ऊर्जा डालने के तरीकों पर लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वो टॉवर पर जाकर मशीनों और सामान को चेक करता है। उसे समझ आता है कि बिजली की रॉड सही तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि ऊर्जा को सही तरह से ट्रांसफर करने के लिए शुद्ध चांदी ही सबसे परफेक्ट कंडक्टर है। टॉवर के इस सारे भारी काम और मैनेजमेंट को संभालने की जिम्मेदारी विक्टर ने अपने भाई विलियम को सौंप रखी थी। विलियम वहां स्टीम इंजन से लेकर नर्वस सिस्टम के हिसाब से बनाए गए के ढांचों की एक एक बारीक चीज पर खुद नजर रखता है, ताकि कोई कमी न रह जाए। दूसरी तरफ विक्टर अपना खाली समय विलियम की मंगेतर एलिजाबेथ के साथ बिताने लगा था। एक दिन बाग में घूमते हुए उन्हें एक तितली दिखती है, जिसे एलिजाबेथ की गुजारिश पर विक्टर पकड़कर एक डिब्बे में कैद कर लेता है। विक्टर जब वापस अपनी लैब में लौटता है तो उसका प्रयोग एक आखिरी जगह पर आकर अटक जाता है। शरीर के ढांचे में गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में ऊर्जा सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी, जिससे मरे हुए हिस्से पूरी तरह एक्टिव नहीं हो रहे थे। अगले दिन एक बड़ी पार्टी में हेनरिक विक्टर को अकेले में ले जाता है। हेनरिक कहता है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अब वो विक्टर को इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दे रहा है। हेनरिक खुलासा करता है कि पक्की खबर है कि ठीक एक हफ्ते बाद भीषण जंग शुरू होने वाली है और जंग में मरने वाले जवानों की लाशें उनके इस प्रोजेक्ट के काम आएंगी। विक्टर परेशान हो जाता है कि वो सिर्फ एक हफ्ते में सिर के हिस्से में ऊर्जा डालने का सही सिरा कैसे ढूंढेगा। तभी किस्मत एक नया मोड़ लेती है। एलिजाबेथ अचानक विक्टर की उसी डरावनी लैब में पहुंच जाती है। उसके हाथ में वही कैद की हुई तितली थी। विक्टर उसे आगाह करता है कि यहाँ इंसानी लाशों की चीर-फाड़ चल रही है। ये जगह उसके देखने लायक नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ को कोई डर नहीं था। वह उन कटी फटी लाशों के ढांचों को देखकर कहती है कि ऊपर वाले की कारीगरी कितनी कमाल है कि अंदर से हर इंसान का शरीर एक जैसा ही होता है। इस माहौल में विक्टर भावुक हो जाता है और एलिजाबेथ से अपने दिल की बात कह देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच कोई गहरा जुड़ाव है। तुम्हारे पास होने से मुझे एक अलग सा सुकून मिलता है। क्या हम हमेशा के लिए ऐसे ही साथ नहीं रह सकते? एलिजाबेथ उदास होकर कहती है, नहीं विक्टर, सोचने और होने में बहुत फर्क होता है। हकीकत ये नहीं है। वो उस डिब्बे में बंद तितली की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये तितली कितनी अजीब लेकिन खूबसूरत है। इसकी कई आंखें हैं, इसका खून सफेद है, लेकिन ये डिब्बे से बाहर की आजादी चुनने से डरती है। मैंने भी अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया है। इतना कहकर एलिजाबेथ भारी मन से वहां से चली जाती है। विक्टर बुरी तरह परेशान और टूट जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एलिजाबेथ के कहे वो शब्द गूंजते हैं, अंदर से सब एक जैसे हैं। विक्टर को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि वो गलत नसों में ऊर्जा डाल रहा था और इस बार नर्वस सिस्टम के बजाय सीधे लिम्फेटिक सिस्टम पर बारीक सुइयों से ऊर्जा ट्रांसफर करता है। चमत्कार हो जाता है। ऊर्जा देते ही उस बेजान मुर्दा शरीर में अचानक एक भयानक करंट दौड़ता है और वो जिंदा इंसानों की तरह हिलने लगता है। विक्टर का सालों का पागलपन और उसका ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट आखिरकार पूरी तरह सफल हो चुका था। जंग के बाद जब बर्फीले मैदानों में लाशों के ढेर लग जाते हैं, तब विक्टर अपनी टीम के साथ वहां जाता है। वे ऐसी लाशें चुनते हैं जो सड़ना शुरू ना हुई हों, जिनके टिश्यू भी सुरक्षित हों और जिनकी कद काठी लंबी और मजबूत हों। वे कई सारी बेहतरीन लाशें इकट्ठा करके सीधे उस टावर में ले आते हैं। टावर में लाशें जमा करने के बाद विक्टर अपनी चीर-फाड़ का खौफनाक काम शुरू करता है। वो अलग अलग लाशों से सबसे बेहतरीन हिस्से जैसे मजबूत टांगे और हाथ काटता है। देखने वालों के लिए यह मंजर बेहद बेरहम और रोंगटे खड़े कर देने वाला हो सकता था, लेकिन एक जुनूनी सर्जन के लिए यह सिर्फ उसका काम था। वह बेहद बारीकी से उस विशाल शरीर में आंखें लगाता है और पूरा ढांचा तैयार करता है। इस काम के दौरान वहां सिर्फ खून और सैकड़ों लाशों के कटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। विक्टर बचे हुए इंसानी अंगों को बोरियों में भरकर कचरे की तरह टावर के नीचे बनी उस गुफा में फेंक देता है। अब वो विशालकाय ढांचा पूरी तरह तैयार था। बस कमी थी तो एक तेज ऊर्जा की, जिससे उसमें जान फूकी जा सके। तभी किस्मत से मौसम बहुत खराब हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। विक्टर के लिए आसमानी बिजली का उपयोग करके इतनी बड़ी ऊर्जा को एक साथ ट्रांसफर करने का यह सबसे बेहतरीन मौका था। वह तुरंत टावर के भारी भरकम स्टीम इंजनों को चालू कर देता है। वहां हेनरिक हेडलर भी मौजूद था। बातचीत के दौरान विक्टर देखता है कि हेनरिक की छड़ी में मरकरी की सीसी थी, जिसे वो बार बार लेता था। विक्टर को तुरंत समझ आ जाता है कि हेनरिक को लास्ट स्टेज का कैंसर है। हेनरिक कबूल करता है कि हाँ,
उसने ये बात छिपाई थी और वो कैंसर के कारण तड़प तड़प मर जाएगा, लेकिन वो ऐसी भयानक मौत मरने के बजाय एक नया जीवन चाहता है। अब हेनरिक अपनी बेहिसाब मदद के बदले विक्टर से कीमत मांगता है। वो कहता है, विक्टर, मेरी चेतना और आत्मा को सिर्फ उस जीव को संभालने और उसकी देखभाल करने में ही बीत जाता था। लेकिन विक्टर को एक बात की चिंता थी कि उस जीव की शारीरिक ताकत तो बढ़ रही थी, पर उसके दिमाग में कोई तरक्की नहीं हो रही थी। वो एक छोटे बच्चे जैसा ही सोच पा रहा था। वो जीव पहली बार आईने में अपनी खौफनाक और कटी फटी शक्ल देखता है। खुद को देखकर वो घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में एक नुकीली चीज से उसके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। रोज रोज की इस देखभाल से विक्टर अब पूरी तरह चिढ़ चुका था और परेशान था। वो गुस्से में उस जीव पर चिल्लाता है कि ये चोट उसकी खुद की बेवकूफी की वजह से लगी है। लेकिन तभी वहां एक हैरान कर देने वाली बात होती है। विक्टर देखता है कि उस जीव का वह गहरा घाव पल भर में अपने आप ही भर जाता है। डांट सुनकर वह विशालकाय जीव गुस्से में सीधे खड़ा हो जाता है। अब वह विक्टर से कहीं ज्यादा लंबा, खूंखार और बेहिसाब ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखों में जैसे अजीब सा गुस्सा था। एलिजाबेथ और विलियम कई दिनों से लापता हेनरिक को ढूंढते हुए और विक्टर से मिलने के लिए उसी मौत के टावर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ टावर के अंदर विक्टर उस जीव को घूर रहा था। वह हताशा में उसे बार बार कुछ नया बोलने को कहता है, लेकिन वह मॉन्स्टर विक्टर शब्द के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पा रहा था। फ्रस्ट्रेशन में आकर विक्टर उस पर चिल्लाता है, अरे चांद, सूरज, हवा, गर्मी, कुछ तो बोलो। विक्टर के इस भयानक गुस्से को देखकर वह विशालकाय जीव सहम जाता है और डर जाता है। ये देखकर विक्टर को और भी गुस्सा आ रहा था कि वो अपने बनाने वाले से डर रहा है। तभी बाहर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। विक्टर बाहर जाता है और चेहरे पर एक झूठी खुशी लाते हुए एलिजाबेथ और विलियम का स्वागत करता है और बताता है वह बहुत खुश है, उन्हें उसको कुछ बताना है। एलिजाबेथ तुरंत पूछती है कि क्या उसके अंकल हेनरिक यहाँ आए हैं। विक्टर झूठ बोल देता है कि नहीं, वे यहाँ नहीं हैं और वह यहाँ बिल्कुल अकेला है। इसके बाद विक्टर अपनी कामयाबी की खुशी में विलियम को अपनी लैब की तरफ ले जाता है। इसी बीच एलिजाबेथ को टावर के तहखाने से किसी की अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह चुपके से उस आवाज की ओर जाती है और वहां उस अजनबी को देखकर चौंक जाती है। लेकिन एलिजाबेथ डरने के बजाय धीरे धीरे उसके करीब जाती है और उसे गौर से देखने लगती है। वह जीव भी फटी आंखों से उसे निहारने लगता है। उस जीव के लिए भी एलिजाबेथ बिल्कुल नई और अनोखी थी। एलिजाबेथ देखती है कि उसके पूरे शरीर पर टांकों और गहरी चोटों के निशान हैं। ऊपर लैब में विलियम खुशी के साथ विक्टर को बताता है कि उसे यूनिवर्सिटी से दोबारा आने का इनविटेशन मिला है, लेकिन विक्टर अपनी दुनिया में इतना खो चुका था कि वो साफ मना कर देता है। तभी एलिजाबेथ वहां आती है और सीधे विक्टर से सवाल करती है, वो नीचे कौन है विक्टर? क्या वो कोई कैदी है या कोई गंभीर मरीज? और उसके शरीर पर वो खौफनाक चोटें कैसी हैं? विक्टर गर्व से मुस्कुराता है, नहीं एलिजाबेथ, ये चोटें उसे दुनिया ने दी हैं। मैंने तो उसे एक नई जिंदगी दी है। वो दोनों को नीचे ले जाकर उस जीव को दिखाता है और बताता है कि इसके लिए इस दुनिया की हर चीज अभी बिल्कुल नई है। विलियम उस जिंदा जीव को देखकर फूला नहीं समाता कि आखिरकार विक्टर की सालों की मेहनत रंग लाई है। लेकिन एलिजाबेथ पूछती है, अगर तुमने इसे जिंदगी दी है तो इसे लोहे की बेड़ियों से क्यों बांध रखा है? विक्टर समझाता है, ये सिर्फ इसकी हिफाजत के लिए है, ताकि इसे संभालना और इसकी साफ सफाई करना आसान हो। मगर एलिजाबेथ को विक्टर का ये क्रूर तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसी रात भाई विलियम विक्टर के पास आता है और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, विक्टर, तुमने कई अलग अलग लाशों के अंगों को मिलाकर इसे बनाया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसके अंदर जो रूह है वो रूह किसकी होगी? विक्टर सन्न होकर कहता है, नहीं, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। रात के सन्नाटे में एलिजाबेथ एक बार फिर उस जीव से मिलने चुपके से तहखाने में जाती है। वह जीव बहते पानी और उनमें पत्तों को निहार रहा था। एलिजाबेथ को अपने पास देखकर वह कोई गुस्सा नहीं दिखाता, बल्कि बेहद नरमी से एक पत्ता उसकी तरफ बढ़ा देता है। एलिजाबेथ ये मासूमियत देखकर खुश होती है और मुस्कुराकर उसे अपना नाम बताती है और उसे दोहराने को कहती है। वह जीव कोशिश करता है पर कुछ बोल नहीं पाता। एलिजाबेथ हार मानकर जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है, तभी अचानक उसने आखिरकार वो शब्द बोल ही दिया, एलिजाबेथ। उसके लिए ये विक्टर शब्द के अलावा दूसरा शब्द था। बाहर आते ही विक्टर गुस्से में एलिजाबेथ से कहता है, उस चीज से दूर रहो एलिजाबेथ। वो पलटकर हैरान होकर पूछती है, चीज?
क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज है? विक्टर चिढ़कर बोलता है, हाँ वो एक चीज ही है। बेशक वो जीवित है, लेकिन उसमें रत्ती भर भी दिमाग नहीं है। वो सिर्फ एक जानवर की तरह विक्टर 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 चिल्लाना जानता है और कुछ नहीं। एलिजाबेथ उसकी आंखों में देखकर गहरी बात कहती है, शायद तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक शब्द हो विक्टर, लेकिन उस मासूम जीव के लिए विक्टर शब्द ही उसकी पूरी जिंदगी की नींव है, उसका भगवान है, उसका सब कुछ है। तुम जिसे दिमाग नहीं कह रहे हो, शायद वो इस दुनिया के पापों से कोसों दूर बिल्कुल पवित्र है। विक्टर को ये दार्शनिक बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं। वो चिड़चिड़ा होकर कहता है, पवित्र? तुम उसकी तरफ इसलिए खिंच रही हो क्योंकि तुम्हें वो पवित्र लगता है, लेकिन मेरी उस ख्वाहिश का क्या जो मैंने उस दिन तुमसे की थी, तुम्हारे साथ होने की ख्वाहिश? ये सुनकर एलिजाबेथ तंज भरी हंसती है और कहती है, तुम्हारा दिल? विक्टर, तुम्हारे पूरे शरीर में दिल ही इकलौता ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में तुम खुद कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जीव जरूर जानता है। विक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में अंधा होकर सीधे तहखाने में उस जीव के पास जाता है। वो कहती है कि तुम आम इंसानों से ज्यादा पवित्र हो और मैं इस कहानी में विलन बन गया। हताशा और पागलपन में विक्टर लोहे की छता है। विक्टर बुरी तरह डर जाता है। इस बात को लेकर अगली सुबह वो विलियम से मिलता है और घबराते हुए कहता है, विलियम वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, हम फेल हो चुके हैं। विलियम उसे शांत करते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा भाई, बस अंकल हेनरिक आ जाएं, फिर हम सब मिलकर बात करेंगे। मौका पाकर विक्टर यहाँ अपना सबसे बड़ा पत्ता खेलता है। वो विलियम को हेनरिक की लाश के पास ले जाता है। हेनरिक को मरा हुआ देखकर विलियम पूरी तरह टूट जाता है। विक्टर सफेद झूठ बोल देता है कि इसको उस खतरनाक जीव ने मारा है। विक्टर उसे समझाता है कि एलिजाबेथ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे बिना कुछ बताए तुरंत यहाँ से ले जाओ। विलियम वैसा ही करता है और एलिजाबेथ को लेकर वहां से निकल जाता है। उनके जाते ही विक्टर पूरे टावर में मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू कर देता है। वो उस पूरे टावर और अपने उस खौफनाक आविष्कार को जिंदा जलाने का फैसला कर लेता है, जबकि इधर रास्ते में एलिजाबेथ का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसे अंदर से बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। वो अचानक विलियम से कहती है, हमें तुरंत वापस जाना होगा विलियम, विक्टर पागल हो चुका है, वो उस मासूम जीव को मार डालेगा। उधर टावर के तहखाने में विक्टर उस जीव के सामने खड़ा था। वो आखिरी बार उसे चेतावनी देता है, कोई नया शब्द बोलो, विक्टर के अलावा कुछ भी बोलो और अपनी जान बचा लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन वो डरा हुआ जीव सिर्फ यही बोल पाता है, विक्टर। विक्टर जैसे ही फैसला करके जाता है, तभी अचानक वो जीव एलिजाबेथ। विक्टर के कानों में ये नाम गूंजता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ईर्ष्या, गुस्से और पागलपन में अंधा हो चुका विक्टर पूरे कमरे में आग लगा देता है। अगला मंजर किसी दुस्वप्न जैसा था। आग की गगनचुंबी लपटें पल भर में पूरे टावर को अपनी आगोश में ले लेती है। तेल और स्टीम इंजन के कारण वहां एक के बाद एक कई भयानक धमाके होते हैं। आग की लाल पीली लपटें आसमान को छूने लगती हैं। तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उसकी वेव से विक्टर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। इस खौफनाक हादसे में विक्टर का एक पैर पूरी तरह झुलसकर कट जाता है। यही वो पल था जब विक्टर ने अपनी असली टांग हमेशा के लिए खो दी थी। दूर से भागते हुए आ रहे एलिजाबेथ और विलियम जब टावर को इस तरह धू धू कर जलते देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ सिर्फ आग का ही तांडव था। जिंदगी की तलाश में विक्टर फ्रैंकस्टाइन ने आखिरकार मौत को जन्म दे दिया था। वर्तमान अचानक बाहर एक जबरदस्त आवाज आती है। वो खतरनाक जीव कैबिन के अंदर घुसा और सीधे कैप्टन एंडरसन पर हमला कर देता है। विक्टर चिल्लाता है, रुक जाओ, उसे छोड़ दो, मैं यहां हूं, जो करना है मेरे साथ करो। कैप्टन एंडरसन मौत के सामने देखकर हांफते हुए कहता है, ठीक है, मार दो मुझे और दिखा दो कि तुम्हारी मालिक की कहानी सच थी, तुम एक हैवान हो। तभी वो जीव अपनी भारी आवाज में बोलता है, मेरे मालिक ने तो अपनी कहानी सुना दी, अब मेरी कहानी सुनो। वो जीव अपनी आप बीती सुनाना शुरू करता है। उस रात जब विक्टर ने टावर में आग लगाई तो वो चारों तरफ से भयानक लपटों के बीच बिल्कुल अकेला था। वो दर्द से तड़प रहा था, अपने मालिक विक्टर को पुकार रहा था, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रास्ता खोजते हुए सीधे नीचे झील के पानी में कूद गया और उसकी जान बच गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को पूरी तरह अकेला पाता है। उसके लिए ये पेड़, ये नीला आसमान, नीचे पड़ी मिट्टी और उसमें दबे कंकाल खोपड़ियां, सब कुछ नया और बेहद अजीब था। ठंड से बचने के लिए उसने वहां पड़े कुछ फटे पुराने कपड़े पहन लिए। तभी उसे झाड़ियों के पास एक हिरण दिखाई दिया। वह जीव कोई दरिंदा नहीं था, उसका दिल बिल्कुल नेक था। वह बड़े ही प्यार और मासूमियत से हिरण को पेड़ के पत्ते खिलाने लगा।
लेकिन तभी एक जबरदस्त गोली चलती है हिरण पर। कुछ शिकारी वहां आ पहुंचे थे। उस अजीबोगरीब जीव को देखकर वे उस पर भी गोलियां चला देते हैं। उनसे बचने के लिए वह जीव वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसने देखा कि उसके घाव तो तुरंत भर जाते हैं, लेकिन पहली बार बारिश के मौसम में उसे हाड़ कंपा देने वाली भयानक ठंड का एहसास होता है। ठंड का यह दर्द भी उसके लिए बिल्कुल नया था। अपने बचाव के लिए वह जंगल में बनी एक झोपड़ी के अंदर जाकर छिप जाता है। वह चूहों और गंदगी से भरे एक छोटे से कोने में दुबक कर लेट जाता है। अगली सुबह उस घर के रहने वाले लोग वापस आते हैं। ये वही शिकारी थे जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी। वे आपस में बात कर रहे थे कि वो कैसा अजीब जीव था जिसे गोली लगी फिर भी जमीन पर खून का एक कतरा तक नहीं गिरा। वो जीव छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने देखा कि उस परिवार में एक बुजुर्ग आदमी भी था जो अंधा था, देख नहीं सकता था। वो आत्मा का शुक्रिया अदा करते हैं और बदले में उस अनजान मददगार के लिए रोज बाहर खाना रखने लगते हैं। अब यही सिलसिला बन गया। वह जीव उनसे छिपकर उनकी दी हुई मदद और खाना खाता और बदले में रात के अंधेरे में उनके घर को और सुरक्षित बनाता, उनकी भेड़ बकरियों का ख्याल रखता और उनके कई मुश्किल काम आसान कर देता। वह उनके बिल्कुल पास था, फिर भी सबसे छुपा हुआ था। एक दिन वह परिवार अपने घर में आराम कर रहा था। तभी अचानक जंगली भेड़ियों के एक झुंड ने उनके घर और भेड़ बकरियों पर धावा बोल दिया। भेड़िए उनकी भेड़ों को बेरहमी से चीरने फाड़ने लगे। चारों तरफ खून खराबा मच गया। वह जीव झोपड़ी के कोने से यह सब देख रहा था। तभी वे शिकारी बाहर आते हैं और अपने बचाव के लिए उन भेड़ियों को चुन चुनकर गोली से मार डालते हैं। ये देखकर उसको पहली बार जीवन का सबसे बड़ा सच समझ में आया। उसे समझ आया कि इस दुनिया में खून खराबा हमेशा जानबूझकर या शौक के लिए नहीं होता, अपनी जान बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए और भोजन के लिए। शायद यही इस क्रूर दुनिया का असली असूल है। उसे साफ हो गया कि इस दुनिया में वजूद बनाए रखने के लिए शिकार भी जारी रहेगा और मौत का ये खौफनाक खेल भी। फिर एक दिन परिवार के बाकी सभी लोगों को काम के सिलसिले में शहर जाना था। सर्दियों के खत्म होने के बाद ही उनकी वापसी होने वाली थी, जिसका मतलब था कि अब घर में सिर्फ वो अंधा बुजुर्ग अकेला था। जीव सोचता है कि यही सही मौका है अपनी मौजूदगी दिखाने का। बस उसके दिल में एक ही डर था कि भले ही बुजुर्ग अंधा है, लेकिन कहीं वो उसकी भारी भरकम काया को महसूस करके डर न जाए। लेकिन आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर घर के अंदर कदम रखता है। पहली बार उसने उस घर को अंदर से देखा था। आहट सुनकर बूढ़ा आदमी पूछता है, कौन है वहां? लेकिन वो जीव कुछ बोल नहीं पाता। बूढ़े आदमी ने अंदाजा लगाया कि शायद कोई रास्ता भटका हुआ अजनबी है। वो बड़े प्यार से उसे बैठने और कुछ खाने पीने के लिए कहता है। जब जीव फिर भी कुछ नहीं बोला तो बुजुर्ग को लगा कि शायद ये किसी दूसरे इलाके या देश का है जिसे यहाँ की भाषा नहीं आती। तभी हड़बड़ाहट में जीव के हाथ से रम की शीशी नीचे गिरकर टूट जाती है और वो डर जाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी गुस्सा होने के बजाय बेहद समझदारी और प्यार से पेश आता है। वो आगे बढ़कर अपने हाथों से जीव को टटोलता है। जैसे ही उसके हाथ जीव के जिस्म पर जाते हैं, वो महसूस करता है कि इस अजनबी के शरीर पर टांकों और गहरी चोटों के निशान हैं। चूंकि जीव ने फटे पुराने फौजी कपड़े पहन रखे थे, इसलिए बूढ़े आदमी को लगता है कि ये जंग का कोई घायल सिपाही है। तभी बातों बातों में बूढ़े आदमी को एक और बड़ा एहसास होता है। वो समझ जाता है कि ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि वही है जो कई दिनों से उनके घर के एक कोने में छिपा हुआ था और जिसे वे जंगल की पवित्र आत्मा समझ रहे थे। ये जानकर जीव के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि कोई तो है जो उसे बिना देखे भी समझ रहा है। बुजुर्ग कहता है कि भले ही वो उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो महसूस कर सकता है कि वो एक बेहद नेक दिल और अच्छी आत्मा है। वो उसे अपने साथ ही इसी घर में रहने की इजाजत दे देता है। अब दोनों साथ रहने लगते हैं। इस दौरान वो जीव धीरे धीरे हल्के फुल्के और टूटे फूटे शब्द बोलना सीखने लगता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो उसके लिए नई नई कहानियों की किताबें पढ़ सकता है। वर्तमान में जीव बताता है, मैंने वहां कहानी सुनी एडम की, उस पवित्र बगीचे की और शहरों के विकास की। मैंने कहानी पढ़ी इंसानी सभ्यताओं के विकास की, बड़ी बड़ी इमारतों को गिराए जाने की और दुनिया में हुई विनाशकारी जंगों की और परमात्मा के क्रोध की। ऐसे ही सीखते सीखते कई दिन बीत गए। अब बाहर हरियाली की जगह सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी थी, यानी कड़ाके की ठंड का मौसम आ गया था। लेकिन अब उस जीव की जिंदगी में अकेलापन बिल्कुल नहीं था। बुजुर्ग की सोबत में उसे जिंदगी जीने का असली सलीका समझ आ रहा था। बुजुर्ग ने उसे परमात्मा के उस बच्चे के बारे में भी बताया जिसे भगवान ने धरती पर अपने इंसानी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भेजा था। ये सब सुनकर उसके मन में भी अपनी पहचान को लेकर
गहरे सवाल उठने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और इस विशाल दुनिया में मेरा वजूद क्या है। जैसे कहानियों में हर किसी का अपना एक अतीत और वजूद होता है, वैसे ही उसका भी कुछ तो होगा। बूढ़ा आदमी सोचता है कि शायद किसी हादसे की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल गया है। वो उसे समझाता हुए कहता है, घबराओ मत मेरे बच्चे, याद करने की कोशिश करो, समझो, जानो और ढूंढो अपने अतीत को, क्योंकि जब तक तुम अपने अस्तित्व को नहीं पहचानोगे तुम्हें इस दुनिया में अपना रास्ता नहीं मिलेगा। दिमाग पर काफी जोर देने के बाद उसे एक नाम याद आता है, विक्टर। अपने वजूद को ढूंढने के लिए वो पुरानी किताबों और अखबारों के पन्नों को खंगालता है। वहां उसे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और महान सर्जन विक्टर फ्रैंकल फटी जवानों की लाशों के ढेर से एक जीव को बनाने की कोशिश की थी, ताकि मौत को मात दी जा सके। ये पढ़ते ही उस जीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसका तो कोई इतिहास ही नहीं है, ना कोई माँ बाप है और ना ही कोई वजूद। वो तो सिर्फ मुर्दों की लाशों के ढेर से बनाया गया एक बेकार सा जीव है, जिसके होने या ना होने का इस दुनिया में कोई मतलब नहीं है। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर हलचल होती है। जंगली भेड़ियों का एक झुंड उस अकेले अंधे बुजुर्ग पर हमला कर देता है। उसको बचाने के लिए वो जीव तुरंत आगे बढ़ता है। भेड़िए उस पर भी टूट पड़ते हैं और उसे काटते हैं। उस नर्म दिल जीव को अब पहली बार भयंकर गुस्सा आता है। वो क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी बेहिसाब ताकत से उन भेड़ियों को चीरने फाड़ने और बेरहमी से मारने लगता है। उसकी ये दरिंदगी देखकर बाकी भेड़िए डर के मारे घायल अवस्था में वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं, लेकिन तब तक वो बुजुर्ग भी बुरी तरह घायल हो चुका था। वो जीव रोते हुए तड़पते हुए अपने दिल का हाल उस मरते हुए बुजुर्ग को बताता है। मुझे पता चल गया कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मुर्दा घर के मांस के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया एक हैवान हूँ। वो अंधा बुजुर्ग अपनी आंख है और कहता है, नहीं मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरे लिए तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान और मेरे सच्चे दोस्त हो। इतना कहते ही वो बुजुर्ग हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। तभी शहर से उस परिवार के बाकी लोग वापस झोपड़ी में कदम रखते हैं। बुजुर्ग की लाश और सामने उस खौफनाक जीव को देखकर वे बिना सोचे समझे उसे ही बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार मान लेते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इस बार वो जीव चुप नहीं बैठता। बुजुर्ग को खोने का गहरा दुख और बिना वजह हो रहे इन हमलों के कारण वो झपट कर उनमें से एक आदमी को चीर देता है। इसके बाद वो गहरे दुख में डूबा हुआ झोपड़ी से बाहर निकल जाता है, लेकिन परिवार के बाकी लोग गुस्से में उसका पीछा करते हैं और राइफलों से गोलियों की बौछार करके उसके पूरे शरीर को छलनी कर देते हैं। वो जीव वर्तमान में कैप्टन को बताता है, उस वक्त मेरी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया और मैं एक लाश की तरह वहीं बर्फ पर गिर गया। ना जाने कितने दिनों के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सारे घाव फिर से भर चुके थे और मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो रोते हुए कहता है, उस वक्त मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। इस बेमतलब की जिंदगी और दुखों से भागने का सबसे आसान रास्ता इंसान के लिए मौत होती है, लेकिन मेरे पास तो वो रास्ता भी नहीं था। मैं मर भी नहीं सकता था, मेरी जिंदगी अनंत थी। इस बेमतलब की अनंत जिंदगी के दुखों को खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए मैं अपने रचयिता, अपने मालिक विक्टर के पास गया। मैं उससे सिर्फ एक चीज मांगना चाहता था, एक हमसफर। सीन विक्टर की आलीशान हवेली पर शिफ्ट होता है। आग वाले हादसे में विक्टर का जो पैर कट गया था, उसका भाई विलियम अब उसका पूरा ख्याल रखता है और उसने विक्टर को एक नकली पैर लाकर दिया है। आज हवेली में बहुत बड़ा जश्न का माहौल है, क्योंकि आज विलियम और एलिजाबेथ की शादी का दिन है। चारों तरफ मेहमान हैं और शहनाइयां बज रही है। इसी जश्न के माहौल के बीच वो विशालकाय जीव छिपते छिपाते हवेली के बिल्कुल करीब बाहर खड़ा होता है। उधर हवेली के अंदर विक्टर आज सीधे एलिजाबेथ के कमरे में उससे मिलने जाता है और उसे शादी की बधाई देता है। विक्टर बड़े ही शांत और बदले हुए अंदाज में कहता है, एलिजाबेथ, मैं एक बेमतलब के फितूर और पागलपन में फंस गया था, लेकिन अब मेरा वो फितूर जा चुका है। मैं अब जिंदगी को एक बिल्कुल अलग और सही तरीके से देखता हूँ। मैं तुम दोनों की इस शादी से बेहद खुश हूँ। लेकिन एलिजाबेथ के दिल में विक्टर के लिए अब सिर्फ नफरत बची थी। वो गुस्से में विक्टर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है और चिल्लाकर उसे कमरे से बाहर निकाल जाने को कहती है। विक्टर जब दुखी और उदास होकर एलिजाबेथ के कमरे से बाहर आता है तो उसे आसपास अपने ही बनाए उस जीव की मौजूदगी का एहसास होता है। तभी वह विशालकाय जीव अंधेरे से निकलकर सीधे विक्टर के सामने आ खड़ा होता है। विक्टर को यह देखकर थोड़ी खुशी भी होती है और हैरानी भी कि उसकी
उसकी बनाई संरचना इतनी बेकार नहीं थी, उसमें कमाल का दिमाग था। तभी तो उसने विक्टर को इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढ निकाला। लेकिन तभी वह जीव सीधे मुद्दे पर आता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, मुझे एक हमसफर चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसी। विक्टर कहता है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं एक और हैवान खड़ा कर दूं, दोबारा वही पागलपन करूं जिसका फितूर अब मेरे सिर से पूरी तरह उतर चुका है? कभी नहीं। जीव दर्द भरे लहजे में जवाब देता है कि वो आम इंसानों की तरह मर नहीं सकता और इस खौफनाक रूप के साथ अकेले जीना मौत से भी बदतर है, इसलिए विक्टर को उसके लिए एक हमसफर बनानी ही होगी। विक्टर गुस्से में चिल्लाता है, मैंने एक बार एक भयानक चीज बना दी, पर दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगा। ये सुनकर जीव तड़प उठता है और कहता है, चीज? मैं कोई चीज नहीं हूँ विक्टर, तुमने एक इंसान बनाया था। मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ और मेरे अंदर भी जज्बात और एहसास है। मगर विक्टर साफ मना कर देता है कि वो किसी भी कीमत पर दूसरा हैवान नहीं बनाएगा। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही जीव का गुस्सा भड़क जाता है। वो विक्टर को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है और एहसास कराता है कि वो अब कमजोर नहीं है। इन जबरदस्त तोड़फोड़ की आवाजों को सुनकर महफिल में जश्न मना रहे मेहमानों का ध्यान अंदर जाता है। एलिजाबेथ तुरंत दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। जैसे ही उसकी नजर उस जीव पर पड़ती है, वो बेहद खुश हो जाती है कि वो जीव उस आग में मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। वो जीव भी एलिजाबेथ की आंखों में अपने लिए वही पुरानी फिक्र और नरमी देखता है और समझ जाता है। किली की आवाज सुनकर विलियम और बाकी मेहमान भी बाहर भागते हैं। विक्टर अपनी जान बचाने और अपनी गलती छुपाने के लिए तुरंत फिर लेना चाहता था। उधर वह जीव एलिजाबेथ को लेकर दूर ऊंचे पहाड़ों में बनी एक ठंडी गुफा में चला जाता है। एलिजाबेथ गुफा में तड़पते हुए उस जीव का चेहरा देखती है। वह बेहद भावुक होकर कहती है, मैं बचपन से ही इस मतलबी दुनिया में एक ऐसी आत्मा को ढूंढ रही थी जो बिल्कुल पवित्र हो, जिसमें कोई छल कपट ना हो। आज आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया और इससे अच्छा क्या होगा कि वो उसको देखते देखते अपनी आखिरी सांस ले। तभी विक्टर हाथ में बंदूक लिए पागलों की तरह ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंच जाता है। वहां एलिजाबेथ को देखकर वह सन्न रह जाता है। जीव विक्टर चिल्लाता है, चली गई वो, तुम्हारी नफरत और तुम्हारे इस झूठ ने उसे मार डाला। अब लो, मुझे भी मार दो। क्या छीन सकते हो मुझसे ये अमरता की जबरदस्ती थोपी हुई जिंदगी? विक्टर, गुस्से में जीव बोला, तुम मुझे हमेशा हैवान कहते थे ना, तो आज देखो कि असल हैवानियत क्या होती है। वो विक्टर को लहूलुहान करके दूर फेंक देता है। विक्टर दर्द से कराहते हुए कहता है, मार डालो मुझे, खत्म कर दो मेरा किस्सा। लेकिन वह जीव शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं विक्टर, जैसे मैं तड़प तड़प कर भी नहीं मर सकता, वैसे ही मैं तुम्हें भी मरने नहीं दूंगा और चैन से जीने भी नहीं दूंगा। आज से तुम्हारी ये जिंदगी मेरी गुलाम है। मैं साए की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें हर पल तड़पाऊंगा, पर मौत नसीब नहीं होने दूंगा। इस खौफनाक श्राप और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर विक्टर के पास अब अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही रास्ता और एक ही मकसद बचा था, उस जीव को किसी भी तरह जान से मारना। उस दिन के बाद से कई साल बीत गए। वो जीव आगे आगे भागता रहा और विक्टर बंदूक लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। उन्होंने कई जंगल पार किए, कई देशों की सीमाएं लांघी और ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को छान मारा। विक्टर अपनी आखिरी कोशिश के रूप में एक भारी और बेहद शक्तिशाली विस्फोटक बम खरीद लेता है। वो कड़ाके की ठंड में कुत्तों वाली स्लेज गाड़ी पर सवार होकर उस जीव का पीछा करते हुए इस बर्फीले आर्कटिक महासागर तक आ पहुंचा था। वो जीव कैबिन में खड़े कैप्टन को अपनी दास्तान का ये आखिरी पन्ना सुनाते हुए कहता है, विक्टर मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। वो ठंड से कांपते हुए एक टेंट में छिपा था। जैसे ही मैं उसके सामने आया, उसने मुझ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। जीव ने उसे उतरकर उस जमी हुई बर्फ की परत पर आता है, जहां डेनिश आर्मी का वो विशाल लोहा का जहाज हफ्तों से फंसा हुआ था। वो अपनी दोनों भुजाओं से जहाज के हिस्से को पकड़ता है और अपनी अकल्पनीय बेहिसाब ताकत से एक तगड़ा झटका देता है। हफ्तों की जमी हुई बर्फ एक झटके में छट गई और पूरा जहाज एक ही झटके में समंदर के पानी में तैरने के लिए आजाद हो जाता है। कैप्टन एंडरसन जहाज को आजाद देखकर अपने सैनिकों को हुक्म देता है, सारे मिशन, सारी खोज यही खत्म की जाती है। अब हम कोई आगे नहीं जाएंगे। अब ये जहाज सीधे अपने देश वापस जाएगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, जबकि वो विशालकाय जीव अनंत सफेद बर्फीले मैदान के बीचों बीच अकेला खड़ा है। वो जीव आसमान की तरफ देखता है और इस ठंडी हवा, इस आजादी और इस पूरी कायनात को महसूस करता है। अब उसके दिल में ना कोई नफरत थी, ना कोई बदला। वो हमेशा हमेशा के लिए जीने का फैसला करता है और कहानी का यही अंत होता है। कहानी समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करना। हम अलग अलग तरीके की शानदार फिल्में आगे भी लाते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।